हेलो स्टूडेंट्स, गुडविल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये कर रहे हैं हम अपना क्लास 11th का चैप्टर है सप्लाई, माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर सप्लाई। इसका पार्ट 1 अपलोड हो चुका है। जिसने भी अभी तक नहीं देखा है उससे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा सभी को, वहाँ से जाके अपना पार्ट 1 कंप्लीट करें। अब हम पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 में सबसे पहले 4th क्वेश्चन आ जाता है 1, 2, 3। 3 क्वेश्चन हम पार्ट 1 में कर चुके हैं। इसमें है ड्रॉ द लॉ ऑफ सप्लाई टेबल एंड कर्व, मतलब आपको लॉ ऑफ सप्लाई का मीनिंग बताना है, क्या होता है, टेबल कैसे बनती है यानी कि शेड्यूल कैसे बनता है, और कर्व कैसे बनता है। तो स्टूडेंट्स, हम जिसने भी पार्ट 1 देखा होगा उन्हें बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि क्या है यहाँ पर। अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। अब सबसे पहले अब इस लाइन का मीनिंग समझने को रह गया है। पार्ट 1 में भी इस लाइन का मीनिंग समझने के लिए रह गया था। तो जस्ट बस 4th के बाद हम 5th क्वेश्चन पे आएंगे, आपको इस लाइन का मीनिंग समझ आ जाएगा। ठीक है, तो हमें कुछ अदर फैक्टर्स होते हैं जिन्हें कांस्टेंट रखना पड़ता है। उन्हें कांस्टेंट रखने के बाद हमेशा ऐसा होता है कि प्राइस इंक्रीज़ होता है तो सप्लाई भी इंक्रीज़ होती है, एंड प्राइस डिक्रीज़ होता है तो सप्लाई भी डिक्रीज़ हो जाती है। इट मीन्स कैसा रिलेशन होता है इसमें? पॉजिटिव रिलेशन होता है। किसमें? लॉ ऑफ सप्लाई में। ये क्या है हमारा? लॉ ऑफ सप्लाई। कैसा रिलेशन होता है इसमें? पॉजिटिव। लिखा भी है व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज, जब कमोडिटी के जो प्राइस है इंक्रीज होंगे तो सप्लाई ऑल्सो इंक्रीजेज, एंड व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी अगर डिक्रीज तो द सप्लाई ऑफ कमोडिटी ऑल्सो डिक्रीजेज। ठीक है, चलो इसे हम आगे करेंगे। यहाँ पर ये मीनिंग आपको समझ आ गया होगा कि लॉ ऑफ सप्लाई क्या है, कि प्राइस में और क्वांटिटी में कैसा रिलेशन होता है? पॉजिटिव रिलेशन होता है। अब इसका शेड्यूल कैसे बनता है? शेड्यूल पूछा था आपसे। टेबल कैसे बनती है? देखो, एक तरफ हमने प्राइस लिया, दूसरी तरफ हमने क्वांटिटी ले ली। प्राइस जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है 1, 2, 3, 4, वैसे वैसे सप्लाई बढ़ती जा रही है 10, 20, 30, 40। डिजिट्स आप कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पर आपको रट्टाफिकेशन नहीं करना है। जो समझ रहे हो वही टेबल में बना देना है। ऐसे ही हम टेबल को ऐसे भी बना सकते हैं। अगर प्राइस डिक्रीज़ होता है तो सप्लाई भी डिक्रीज़ होती है, तो सप्लाई डिक्रीज़ कर दो 80, 78, 76, 74। ठीक है भाई, तो कैसे भी कर दो, बस आपको लॉ दिखाना है कि प्राइस बढ़ा सप्लाई बढ़ी, प्राइस कम हुआ तो सप्लाई भी कम हो गई। लॉ को दिखाना था। ठीक है, टेबल बन गई। नेक्स्ट अब हमसे पूछा था कि कर्व कैसे बनता है, कर्व भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर इस कर्व में अगर आप देख रहे हैं, एक्स एक्सिस पे हमेशा ध्यान रहे क्या ली जाती है? क्वांटिटी ऑफ गुड ली जाती है, वस्तु की मात्रा। और वाई एक्सिस पे हमेशा क्या लिया जाता है? प्राइस ऑफ गुड। ठीक है, हमेशा एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी, वाई एक्सिस पे प्राइस। ये परमानेंट लाइन होती है पी एंड क्यू, ये बनानी ही होती है। जो ये इफ़ेक्ट है, इसी इफ़ेक्ट को डायग्राम पे कैसे दिखाया कि प्राइस बढ़ा ऊपर तो सप्लाई भी बढ़ गई इधर, प्राइस जैसे कम हुआ इधर से इधर तो सप्लाई भी कम हो गई इधर से इधर। इन पॉइंट्स को मिला के जो हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं वो क्या बन जाता है? हमारा एसएस कर्व, जिसको बोलते हैं सप्लाई कर्व। तो यही पूछा था कि सप्लाई कर्व कैसे बनता है, तो ये बन गया आपका सप्लाई कर्व। तो इसमें आपसे 3 चीज़ पूछी थी। लॉ पूछा था, वो आपने स्टेटमेंट बताई। शेड्यूल कैसे बनती है वो बताई। 3rd नंबर पे इसका कर्व कैसे बनता है वो बताया। अब एक बात समझने के लिए रह गई है, अदर थिंग्स वो होती क्या है, उसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन में समझेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5th करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5th में वही बात पूछ रहा है यहाँ पर, राइट द अजम्पशंस और कंडीशंस ऑफ द लॉ ऑफ सप्लाई। मतलब जो लॉ ऑफ सप्लाई है ना, उसकी क्या कंडीशन होती है। मतलब यहाँ पे ये एक था लॉ ऑफ सप्लाई की, प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ती है, प्राइस डिक्रीज़ होने पे सप्लाई भी डिक्रीज़ होती है। तो ऐसा क्यों होता है? इसकी कुछ ना कुछ एक कंडीशन होती है। वो कंडीशन क्या होती है ये पूछ रहा है आपसे।
या फिर अभी तक हम लिखते आ रहे थे अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, सप्लाई में हम लिखते थे लॉ के अंदर अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। तो ये क्या होती हैं स्टूडेंट्स, अब इसको समझते हैं। देखिए पार्ट 1 जिसने भी देखा होगा वहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 3 कराया था कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो सप्लाई को इफ़ेक्ट करते हैं। वहाँ पर हमने टोटल 6 पॉइंट्स किए थे। पहला पॉइंट तो था आपका प्राइस था ही। दूसरा पॉइंट था आपका किससे रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। थर्ड पॉइंट था आपका फैक्टर्स से रिलेटेड। फोर्थ था आपका टैक्सेशन से रिलेटेड। फिफ्थ था आपका रिलेटेड गुड्स एंड लास्ट था आपका नंबर ऑफ फर्म्स से। ठीक है भाई, तो यहाँ पर बात ये है, ये कह रहा है कि जो ये लॉ ऑफ सप्लाई है, इस लॉ ऑफ सप्लाई की क्या कंडीशन होती है, या हम हर बार ये लाइन लिखते हैं अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, इसका क्या मतलब होता है। तो यहाँ पर ये मतलब होता है, ये कहता है कि जो ये लॉ ऑफ सप्लाई है ना, ये तभी अप्लाई होगा जब प्राइस को छोड़ करके जितने भी ये फैक्टर्स हैं, प्राइस को छोड़ करके जितने भी ये फैक्टर्स हैं, इनमें कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब ये फैक्टर्स जैसे हैं वैसे रहने चाहिए, कांस्टेंट रहने चाहिए, इनमें ना इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट कुछ नहीं होना चाहिए, तभी ये लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई होगा। कैसे भाई, देख लेते हैं। हमने बोला कि प्राइस इंक्रीज होगा तो सप्लाई भी इंक्रीज होगी, ये बोला हमने। प्राइस डिक्रीज होगा तो सप्लाई भी डिक्रीज होगी। चलो हम इस बात को देखते हैं कि हमने बोला कि प्राइस अगर डिक्रीज होता है तो सप्लाई भी डिक्रीज होता है, ये लॉ है। लेकिन ये लॉ पता है कब अप्लाई होगा, जब ये फैक्टर्स में कोई चेंज नहीं होगा। जैसे अब गवर्नमेंट है, टैक्सेशन की जो पॉलिसी होती है, अगर गवर्नमेंट मान के चलो कुछ सब्सिडीज़ वगैरह देने लग जाए तो प्राइस तो कम हुआ, लेकिन गवर्नमेंट ने अब सब्सिडीज़ दे दी, तो सब्सिडीज़ देते ही सेलर को क्या हुआ, बेनिफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो वो सप्लाई क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई नहीं हो रहा। प्राइस तो कम है, लेकिन टैक्सेशन की वजह से जो पॉलिसी थी हमें वो मिलने से, क्या सब्सिडीज़ मिलने से हमने अपनी सप्लाई क्या कर दी, बढ़ा दी। लेकिन जब प्राइस कम होता है तो सप्लाई कभी नहीं बढ़ती, सप्लाई हमेशा कम होती है। तो क्या ये लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई हो रहा है, नहीं हो पा रहा। तो यहाँ पर यही बात कहता है कि ये लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई होने के लिए, लागू होने के लिए ये कंडीशन है कि जो ये फैक्टर्स हैं ना, इनमें कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। इसलिए हम हर बार लिखते हैं अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। अब आपको क्वेश्चन नंबर 4 में अगर जाओगे तो आपको मीनिंग समझ आएगा कि हमने ये लाइन पहले ही लिख दी थी अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, कि ये जो कुछ पॉइंट्स हैं ये कांस्टेंट रहेंगे तो ही हम ये बात को प्रूफ कर सकते हैं कि प्राइस इंक्रीज होने पे सप्लाई इंक्रीज होती है और प्राइस डिक्रीज होने पे सप्लाई डिक्रीज होती है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे यही कह रहा है कि लॉ ऑफ सप्लाई की क्या कंडीशन है। तो कंडीशन यही है कि जो अदर फैक्टर्स हैं उनमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। और ये अदर फैक्टर्स क्या होते हैं वो हमने यहाँ बताए। बोल रहा है नो चेंज इन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी की जैसी भी आप जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो वही करते रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो भी आपके जो फैक्टर्स थे, जैसे लैंड का जो हम रेंट दे रहे हैं या वेजेस दे रहे हैं लेबर्स को, उनमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। इसको आगे करें, देयर शुड बी नो चेंज इन द टैक्स पॉलिसी, जो गवर्नमेंट की टैक्सेशन की जो पॉलिसी होती है उसमें कोई चेंज ना हो। ठीक है, फिर 4th है देयर शुड बी नो चेंज इन द प्राइस ऑफ, जो रिलेटेड गुड्स आपने पढ़ी थी 2 टाइप्स की है, व्हीट एंड राइस, दोनों चीज़ों का प्रोडक्शन कर रहा है, उनमें कोई चेंज ना हो। देयर शुड बी नो चेंज इन द नंबर ऑफ फर्म्स, यानी कि नंबर ऑफ फर्म्स में कोई चेंज ना हो। तो यहाँ पर यही इसकी एजम्पशन है, यही कंडीशन है, यही इसकी शर्त है कि अगर जब तक इन पॉइंट्स में कोई चेंज नहीं होगा तभी ये लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई होगा। तो अब जहाँ पर भी ये लाइन आएगी अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, तो आप समझ जाना कि इन अदर थिंग्स की बात हो रही है, किसको छोड़ के, प्राइस को छोड़ के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है वाई डज द लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई। ये यहाँ पे सभी क्वेश्चंस में देखिए एक ही बात कह रहा है
कि जो ये आपका लॉ ऑफ सप्लाई है ना, कि प्राइस इंक्रीज होता है तो सप्लाई इंक्रीज होती है, प्राइस डिक्रीज होता है तो सप्लाई डिक्रीज होती है। सभी क्वेश्चंस में एक ही बात कह रहा है कि जो ये लॉ ऑफ सप्लाई है ये क्यों अप्लाई होता है, ऐसा क्यों होता है। तो आप ये प्रूफ करें कि प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई क्यों बढ़ती है, ये प्रूफ करना है। तो सभी क्वेश्चंस अगर आप पढ़ेंगे, सभी का मतलब यही है कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द लॉ ऑफ सप्लाई, कि जो सप्लाई कर्व का स्लोप है वो पॉजिटिव होता है। देखा आपने पॉजिटिव कैसे होता है, ऐसे आता है ना सप्लाई कर्व, ये पॉजिटिव का मतलब एक्स इधर बढ़ेगा तो इधर भी बढ़ता है ना। इधर मतलब क्वांटिटी बढ़ती है तो सप्लाई भी बढ़ती है, प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई भी बढ़ती है, प्राइस कम होता है तो सप्लाई भी। तो कैसा स्लोप है, पॉजिटिव। फिर यहाँ पे कह रहा है कि अगर ये सप्लाई कम कब होती है, जब प्राइस कम होता है। तो क्यों ऐसा होता है, ठीक है। प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई भी बढ़ती है, क्यों ऐसा होता है। वाई इज़ द सप्लाई कर्व स्लोपिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। आप देख रहे हैं सप्लाई कर्व ऐसे आता है, राइट से कहाँ की तरफ आ रहा है, लेफ्ट की तरफ। तो ये सभी क्वेश्चंस का मतलब यही है कि जो ये लॉ ऑफ सप्लाई है ये क्यों अप्लाई होता है, ठीक है। तो चलिए इसको हम आगे देखते हैं। सर इसका आगे बढ़ाएं, आंसर लगाएं इसका, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं कि क्यों अप्लाई होता है। तो सबसे पहले आंसर में नंबर 1 पॉइंट है ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट। जब प्रॉफिट में चेंज आता है ना, तो प्रॉफिट में चेंज होने के कारण ऐसा होता है कि प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई भी बढ़ती है। देखिए अब मान के चलिए अगर किसी भी गुड का प्राइस बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे वॉच थी, मैंने आपको एग्जांपल लिया था पार्ट 1 में भी, वही ले लेती हूँ। एक वॉच थी, उसको बनाने में जो कॉस्ट आई थी वो 100 आई थी। मार्केट में जिस प्राइस पे हम बेच रहे थे वो था 120, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा था, 20 का। तो जैसे ही अगर प्राइस बढ़ता है 120 की जगह 130 की बिकने लग गई तो हमारा प्रॉफिट बढ़ गया। अब 100 से 130 यानी कि अब हमारा प्रॉफिट भी कितने का हो गया, 30 का। तो जैसे ही अब यहाँ पे प्रूफ हो रहा है कि अगर किसी भी चीज़ का प्राइस बढ़ता है तो प्राइस बढ़ता है तो हमारा प्रॉफिट भी बढ़ता है, और प्रॉफिट बढ़ने की वजह से जो सप्लायर है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है, सप्लाई करता है। तो प्रूफ हो गया यहाँ पे कि प्राइस बढ़ा तो सप्लाई क्यों बढ़ी। अब प्राइस कम होगा तो क्या होगा, जो प्रोड्यूसर है उनका प्रॉफिट कम हो जाता है, और प्रॉफिट कम होने की वजह से जो सप्लायर्स हैं वो अपनी सप्लाई कम करना शुरू कर देते हैं, तो सप्लाई कम हो जाती है। तो यहाँ पे प्रॉफिट की वजह से ही लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई हो रहा है, ठीक है। चलिए पॉइंट नंबर 2 करेंगे अब हम। पॉइंट नंबर 2 है ड्यू टू चेंज इन स्टॉक। अब देखिए जब मार्केट में, अब आपको फिर से यही प्रूफ करना है प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई क्यों बढ़ती है। देखिए मान के चलिए मार्केट में गुड्स के प्राइस बढ़ गए, ठीक है, क्या हो गए, प्राइस बढ़ गए। तो जिन प्रोड्यूसर ने अपना गुड्स का स्टॉक करके रखा हुआ है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एक मान के चलो सेलर है, उसने शुगर का स्टॉक करके रखा हुआ है क्योंकि उसको अच्छा प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, लेकिन अब उसे लगा कि मार्केट में प्राइस बढ़ गए तो अब उसका शुगर के लिए जो प्रॉफिट है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जब उसका प्रॉफिट बढ़ेगा तो वो जो अपना उसने स्टॉक कर रखा है उसको भी मार्केट में लाएगा और उसकी सप्लाई करना शुरू कर देगा। तो यानी कि क्या हुआ, जैसे ही उस स्टॉक को लाया मार्केट में तो उसकी सप्लाई क्या हो गई, बढ़ गई। तो हो गया प्रूफ यहाँ पे कि प्राइस बढ़ा तो सप्लाई बढ़ी, क्योंकि प्राइस बढ़ा तो प्रॉफिट बढ़ा, प्रॉफिट बढ़ा तो उसने जो स्टॉक था वो लाना शुरू किया, सप्लाई बढ़ गई। ऐसे ही अगर प्राइस कम होगा तो प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम होगा तो वो गुड्स को ना बेच के उनका क्या करने लग जाएगा, स्टॉक करने लग जाएगा, तो सप्लाई इसका मतलब कम हो जाएगी, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर 3, ड्यू टू चेंज इन द नंबर ऑफ फर्म्स। अब फर्म्स की जो संख्या है जब वो चेंज होती है तो भी हमारी सप्लाई क्या हो जाती है स्टूडेंट्स, चेंज हो जाती है। जैसे हमने पढ़ा था कि अगर मार्केट में फर्म्स ज़्यादा होंगी तो सप्लाई ज़्यादा होगी, है ना, ये पढ़ा था। देखिए अगर मान के चलिए अब हमें इसका प्राइस से रिलेशन बताना है। मार्केट में गुड्स के प्राइस बढ़ गए, जैसे ही प्राइस बढ़ जाते हैं तो बच्चे प्रॉफिट क्या हो जाता है,
बढ़ जाता है। और जैसे ही प्रॉफिट बढ़ेगा तो न्यू फर्म मार्केट में क्या करेंगी, एंट्री करेंगी, क्योंकि मार्केट में प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, नई फर्म मार्केट में आएंगी, गुड्स बेचेंगी, तो अपने आप ही सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये देखिए हो गया प्रूफ कि प्राइस बढ़ा तो सप्लाई बढ़ी। ऐसे ही अगर प्राइस कम हो जाता है तो क्या होगा, प्रॉफिट भी कम हो जाता है। प्रॉफिट कम होगा तो जो कुछ एक फर्म है वो मार्केट छोड़ के चली जाएंगी, मार्केट एग्जिट कर देंगी, क्योंकि उनका प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया। और जैसे ही मार्केट एग्जिट करेंगी तो जब मार्केट में फर्म्स ही नहीं रहेंगी, बहुत कम हो जाएंगी, तो सप्लाई भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन कि कौन कौन से रीजंस हैं कि जिसके अंदर हमारा लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है, अप्लाई होता है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, टेल द रीजंस फॉर द इंक्रीज इन सप्लाई। कि जो सप्लाई है जब वो इंक्रीज होती है तो उसके क्या क्या रीजंस हैं, या फिर जब सप्लाई इंक्रीज होती है तो सप्लाई कर्व कहाँ शिफ्ट होता है, राइट वर्ड शिफ्ट होता है। तो वो ऐसे भी पूछ सकता है कि सप्लाई जो कर्व है कैसे वो राइट वर्ड शिफ्ट होता है, या फिर वो ऐसे भी कह रहा है कि व्हेन इज मोर क्वांटिटी सोल्ड बाय अ प्रोड्यूसर एट द सेम प्राइस। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे 3 में उसने एक बात बोल दी है। जैसे अगर आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को पढ़ते और ये कह रहा है कि इंक्रीज इन सप्लाई, कि सप्लाई कब इंक्रीज होती है, तो आपका सीधा आंसर ये होता कि जब प्राइस इंक्रीज होता है तो सप्लाई इंक्रीज होती है। बट यहाँ पर उसने क्वेश्चन में बोल भी दिया है 3rd क्वेश्चन में कि व्हेन इज़ मोर क्वांटिटी सोल्ड बाय अ प्रोड्यूसर, कि जो प्रोड्यूसर है वो ज़्यादा क्वांटिटी सेल करता है लेकिन एट द सेम प्राइस, प्राइस अभी भी वही है, प्राइस चेंज नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइस तो वही है, प्राइस कांस्टेंट है और सप्लाई तब भी इंक्रीज हो रही है। तो किस वजह से इंक्रीज हो रही होगी, अदर फैक्टर्स की वजह से इंक्रीज हो रही होगी। ठीक है, तो ध्यान रखना आप इस बात का, हमेशा जब भी इंक्रीज या डिक्रीज वर्ड दे दे। ठीक है, अब ये भी मैं एक आपको बात बता रही हूँ, जब भी वो इंक्रीज या डिक्रीज वर्ड दे दे कि सप्लाई कब इंक्रीज होती है या सप्लाई कब डिक्रीज होती है, इंक्रीज या डिक्रीज वर्ड के केस में हमेशा ध्यान रखना कि जो प्राइस होगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। प्राइस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और जो अदर फैक्टर्स हैं या अदर जो थिंग्स हैं वो क्या रहेंगी, वो क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। ठीक है भाई, तो ध्यान रहे आपको कि इंक्रीज और डिक्रीज वर्ड जब भी आ जाएगा तो प्राइस तो सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और जो चेंज होंगी वो अदर थिंग्स होंगी। तो इस क्वेश्चन में आपको ये बात समझ आ गई होगी कि प्राइस सेम है, बोल भी दिया है 3rd क्वेश्चन में, नहीं भी बोलता तो यहाँ पे आपको देख के पता लग जाना चाहिए कि इंक्रीज या डिक्रीज वर्ड आती प्राइस कांस्टेंट रहेगा। तो अब हमें बताना है प्राइस तो कांस्टेंट है, अब किस किस रीज़न, तो वो कौन से रीजंस हैं, अदर फैक्टर्स, तो उनकी वजह से सप्लाई क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब हम अदर फैक्टर्स देख लेते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा करते हैं कि अदर फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो अदर फैक्टर्स स्टूडेंट्स वही हो जाएंगे, दोबारा हर बार रिपीट हो जाएंगे, वही है प्राइस को छोड़ के जो 5 पॉइंट बचे हैं। प्रोग्रेस इन टेक्नोलॉजी, अगर मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं तो आपको पता है कि कॉस्ट कम आती है, कॉस्ट कम आती है तो प्रॉफिट बढ़ता है, प्रॉफिट बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ जाती है। तो ये पॉइंट हो गया। फॉल इन फैक्टर प्राइस, जो हम लैंड, लेबर, कैपिटल या फिर जो रॉ मटेरियल है या इलेक्ट्रिसिटी पे खर्च कर रहे हैं, इन सब चीज़ों के प्राइसेस अगर कम हो जाते हैं तो प्राइस कम होंगे तो कॉस्ट भी कम होगी, कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ जाएगी। तो हमें वही रीज़न बताने हैं कि सप्लाई कब बढ़ेगी। तो इन पॉइंट्स में क्या होना चाहिए, रिडक्शन इन प्रोडक्शन ड्यूटी, यानी कि जो टैक्स है वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। टैक्स कम होगा तो क्या होगा, टैक्स कम होगा तो कॉस्ट कम होगी, कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा, और प्रॉफिट बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ जाएगी। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फर्म्स,
फर्म्स अगर मार्केट में ज़्यादा होंगी तो सप्लाई बढ़ेगी। लास्ट पॉइंट है रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ये अच्छे से समझने वाला पॉइंट था। जैसे एक प्रोड्यूसर मैंने आपको बताया था राइस और व्हीट दो चीज़ों का प्रोडक्शन करता है, एक चीज़ का प्राइस लेते हैं तो दूसरी की क्वांटिटी लेते हैं कि क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ बोल रहा था कि रिलेटेड गुड्स के प्राइस क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए। कैसे? अगर राइस के प्राइस कम हो जाते हैं तो प्रोड्यूसर को राइस में प्रॉफिट कम मिल रहा है क्योंकि इसके प्राइस कम हो गए, तो वो ज़्यादा क्वांटिटी किसकी सेल करेगा? व्हीट की। ठीक है, तो इसकी सप्लाई क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो हमें यही बताना था कि सप्लाई कब बढ़ेगी? जब रिलेटेड गुड्स में एक चीज़ का प्राइस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स बताने के बाद नीचे देखो डायग्राम कैसे बनाना है आपको, वो देख लो। डायग्राम में ये एक्स एक्सिस होता है आपका, एक्स एक्सिस पे हमेशा क्वांटिटी ली जाती है। ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे हमेशा प्राइस लिया जाएगा। ये एस एस सप्लाई कर्व बनता ही बनता है। सप्लाई कर्व में अब इंक्रीजमेंट दिखाना है, इंक्रीज। तो इंक्रीज कहाँ होता है? यहाँ राइट हैंड है तो ये इंक्रीज हो गया S1, तो इसको काट के आप इंग्लिश में लिखना इंक्रीज इन सप्लाई। ठीक है, कि यहाँ पे सप्लाई क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। तो अगर ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में 3 नंबर का पूछ लिया तो आप ये पॉइंट्स बताना जैसे बताए हुए थे। डायग्राम बोलेगा नहीं, आपको बताना है। 3 पॉइंट आपके वो डायग्राम के बाद 3 नंबर आपके कंप्लीट। लेकिन कई बार यही क्वेश्चन आपके 4 नंबर में आ जाता है और लिखता है स्टेट एनी 4 कॉजेज, कि कोई भी 4 कारण बताओ कि जब सप्लाई इंक्रीज होती है। तो ये 5 ना बता के कोई भी 4 पॉइंट बताना, लेकिन जैसे मैंने लिखा हुआ था इन पॉइंट्स को एक हेडिंग बना के और इन्हीं को क्या कर देना, थोड़ा सा 2-3 लाइन में एक्सप्लेन कर देना और फिर डायग्राम बना देना, तब आपके 4 नंबर पूरे। 4 में ऐसे मत करना क्योंकि वो सिर्फ एक हेडिंग्स थी, वो एक्सप्लेन नहीं किया था। तो 4 नंबर में उनको सिर्फ ऐसे मत बताना, उनको हेडिंग बना के उनको एक्सप्लेन कर देना, डायग्राम बनाना, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन करेंगे भाई अब हम, और इसका बिल्कुल अपोजिट है वो। ठीक है, क्या अपोजिट क्वेश्चन है? वहाँ था कि सप्लाई कब इंक्रीज होती है, शॉर्टफॉल, यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि डिक्रीज इन सप्लाई। इसकी जगह आप ये भी कह सकते हैं डिक्रीज इन सप्लाई, कि सप्लाई कब डिक्रीज होती है। और सप्लाई जब डिक्रीज होती है तो सप्लाई कर्व कहाँ शिफ्ट होता है? लेफ्टवर्ड। तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होने का मतलब समझ जाओ कि सप्लाई डिक्रीज हो रही है। और सेम वही बात इंक्रीज या डिक्रीज वर्ड देता है तो सप्लाई में जब भी तो ध्यान रखना प्राइस कांस्टेंट रहता है। और लास्ट क्वेश्चन में कह भी दिया है कि वो लेस क्वांटिटी सेल करता है, कब? प्राइस जब क्या रहता है? सेम। तो वही बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो चलिए इसका अपोजिट आंसर हम देख लेते हैं। जहाँ इंक्रीज था आप इसको करना अपने आप, जहाँ इंक्रीज था वहाँ डिक्रीज, वहाँ था मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहा था, यहाँ पे ओल्ड का यूज़ करेगा। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पर इंक्रीज था बस वहाँ पे डिक्रीज, जहाँ डिक्रीज था वहाँ पे इंक्रीज। चलो इसका डायग्राम भी देखते हैं डिक्रीज इन सप्लाई का। देखिए वही डायग्राम है, नीचे आपका क्वांटिटी आ जाएगा एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे आपका प्राइस आ जाएगा। डिक्रीज इन सप्लाई है तो ऊपर लिखना है आपको एरो डाल के डिक्रीज इन सप्लाई। ठीक है, वही सेम चीज़ बता रही हूँ। 3 नंबर में है तो एज इट इज़ बता देना विद डायग्राम, 4 नंबर में है तो उन पॉइंट्स को हेडिंग बना के और इसे एक्सप्लेन कर देना। तो टोटल हमने ये 1 से लेके 3 तक हमने किया था पार्ट 1 में। क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने इसमें किया। अब आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रह गया है, क्वेश्चन नंबर 9 और एक क्वेश्चन नंबर 10 छोटा सा है डेफिनेशन। 9th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमेशा एग्जाम में आता ही आता है, तो उसको हम पार्ट 3 में करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है उसे कंप्लीट करें, पार्ट 2 देखें अच्छे से, वीडियो स्किप नहीं करनी है, एक एक चीज़ देखनी है, तभी आपको चैप्टर कंप्लीट होगा। ओके, थैंक यू।